बात तब की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन बुखारा में था। उसकी शोहरत बुलंदियों पर थी। बुखारा के अमीर लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की सोहबत पसंद करते थे। जब कभी किसी रईस के घर कोई दावत होती तो वहां से नसीरुद्दीन को बुलावा अवश्य आता। नसीरुद्दीन भी ऐसी दावतों में जाना पसंद करता था, क्योंकि इससे कई तरह के लोगों से मिलना जुलना हो जाता था और आसपास घटित हो रही घटनाओं की जानकारी भी मिल जाती थी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को बुखारा के एक बड़े रईस ने अपने घर दावत पर बुलाया। रईस के घर पोते ने जन्म लिया था। पोते के जन्म से रईस बहुत खुश था। रईस ने बड़ी शान से पोते के जन्म का जश्न मनाने का फैसला किया था। इसलिए दावत में हर तरह के पकवान का इंतजाम उसने किया। इस व्यवस्था के साथ ही उसने इस दावत में बुखारा के सभी नामी गिरामी लोगों को बुलावा भेजा था तथा मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे लोगों से खुद मिलकर गुजारिश कर आया था कि वे उसके घर दावत में जरूर आएं। दावत के समय जब मुल्ला नसीरुद्दीन रईस के घर पहुंचा, उस समय तक रईस के लगभग सभी अतिथि वहां आ चुके थे। अतिथियों के बीच मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पतली लंबी दाढ़ी और नोकदार टोपी के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। लोग चौकड़ियों में खड़े बातें कर रहे थे। रईस के आग्रह पर दावत आरंभ हुई। दावत के दौरान रईस ने अपनी दौलत का हर संभव प्रदर्शन किया था। सोने की थाली, चांदी के कटोरे, सोने के चम्मच का दावत के दौरान भरपूर उपयोग हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन के आगे वाली पांत में भोजन करने के लिए एक नीली शेरवानी वाला आदमी बैठा था। मुल्ला ने देखा कि उसने सोने का एक चम्मच, जिसके बेंट पर हीरे जड़े थे, अपने बाएं हाथ से उठाया और इधर-उधर देखते हुए उस चम्मच को चुपके से शेरवानी की बाईं जेब के हवाले कर दिया। यह काम उसने इतनी चालाकी से किया था कि उसकी इस हरकत का पास बैठे लोगों को भी अंदाज नहीं लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस व्यक्ति पर अपनी निगाहें टिकाए रहा। जब पांत में बैठे लोगों का भोजन समाप्त हो गया, तब मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से उठा और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ बड़े ही नाटकीय ढंग से बोला, अजीज दोस्तों, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ। कुछ दिन पहले मैं चीन के एक जादूगर का मेहमान था। मैंने जादूगर से कुछ रोचक और रोमांचक जादू सीखी है। खुशी के इस मौके पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अपना जादू दिखाऊं। लोगों को भला क्या ऐतराज हो सकता था। सबने एक स्वर से मुल्ला नसीरुद्दीन को जादू दिखाने के लिए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी थाली से सोने का चम्मच निकाला और सबको दिखाते हुए कहा, दोस्तों देखो, मैंने यह चम्मच अपनी शेरवानी की बाईं जेब में रखी। अच्छा बताओ, चम्मच कहाँ है? सबने कहा, आपकी शेरवानी की बाईं जेब में। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तपाक से कहा, गलत। फिर उसने दावत देने वाले रईस से कहा, जनाब, आप जरा नीली शेरवानी वाले महाशय की शेरवानी की बाईं जेब में हाथ डालकर देखें। मुझे लगता है कि चम्मच वही है। रईस ने नीली शेरवानी वाले की बाईं जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में चम्मच आ गया। सबने मुल्ला नसीरुद्दीन की कला का स्वागत ताली बजाकर किया, लेकिन नीली शेरवानी वाला शख्स मुल्ला नसीरुद्दीन से आंखें भी नहीं मिला पाया। कहानी 2। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के काजी न्यायाधीश बने। लोग उनकी समझदारी और हाजिर जवाबी के कारण उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन दो आदमी उनके पास एक झगड़ा लेकर आए। दोनों अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे और काफी समय से यह झगड़ा गांव में चर्चा का विषय बन गया था। पहला आदमी बोला, मुल्ला साहब, मैंने इस आदमी को एक बड़ी रकम उधार दी थी। अब जब मैं उससे अपनी रकम वापस मांगता हूं तो यह मना कर देता है और कहता है कि मैंने उसे कुछ भी उधार नहीं दिया। आप ही इसका फैसला करें। दूसरा आदमी तुरंत बोला, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इस आदमी से कभी कोई उधार नहीं लिया। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और बोले, ठीक है, तुम दोनों का पक्ष सुनने के बाद मैं न्याय करूंगा, लेकिन पहले मुझे इस मामले की गहराई में जाना होगा। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस पहले आदमी से कहा, तुम्हारे पास क्या कोई सबूत है कि तुमने इसे उधार दिया था? पहला आदमी हिचकिचाया और बोला, नहीं, मेरे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन गांव के लोग जानते हैं कि मैंने इसे पैसे उधार दिए थे। मुल्ला ने दूसरे आदमी की ओर देखा और पूछा, और क्या तुम कसम खाकर कह सकते हो कि तुमने कोई पैसा नहीं लिया? दूसरा आदमी तुरंत कहने लगा, बिल्कुल, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया। अब मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर कुछ देखना होगा, तुम दोनों यहीं रुको। यह कहकर वह बाहर चले गए। कुछ समय बाद वह एक बड़ी सी छड़ी लेकर वापस लौटे और बोले, यह छड़ी जादुई है, इससे सच का पता चलता है। मैंने इसे मस्जिद के दरवाजे के पास पाया है। जो भी इसका उपयोग करता है उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। मुल्ला ने उस दूसरे आदमी को कहा, तुम इस छड़ी को अपने साथ ले जाओ और कल सुबह इसे वापस लाओ। यदि तुमने सच कहा है तो छड़ी का आकार वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला है तो यह छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। दूसरा आदमी घबरा गया। उसे लगा कि मुल्ला की छड़ी वाकई जादुई है और अगर उसने झूठ बोला तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। वह तुरंत डरते हुए मुल्ला के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कहा, मुल्ला साहब, मुझसे गलती हो गई। मैंने वास्तव में इस आदमी से पैसे उधार लिए थे। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं इसे उसके पैसे लौटा दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कभी छिपता नहीं। जादुई छड़ी की जरूरत नहीं थी, तुम्हारे दिल की आवाज ने तुम्हें सच्चाई बताने पर मजबूर कर दिया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमानी से बिना किसी जादू के न्याय कर दिया और गांव के लोग एक बार फिर उनकी चतुराई की प्रशंसा करने लगे। शिक्षा, सच्चाई को झूठ से कभी भी नहीं दबाया जा सकता। कहानी 3। नसीरुद्दीन को अपने गांव से गुजरने वाली नदी का किनारा अच्छा लगता था। जब कभी भी उसका मन बेचैन होता तो वह नदी किनारे आकर बैठ जाया करता और वहां की प्राकृतिक दृश्यावलियों में खो जाता। नदी के किनारे ऐसे तो अनेक पेड़ लगे थे, किंतु नसीरुद्दीन एक पूर्ण विकसित आम के पेड़ के तने के सहारे बैठ जाता और वहीं से नदी की चंचल लहरों की सुषमा निहारता रहता। नदी के पास ही अफीम का अड्डा था, जहां नशेड़ी आते जाते रहते थे। इनमें एक मजबूत कदकाठी का दबंग व्यक्ति भी शामिल था। एक दिन वह नशेड़ी अफीम के अड्डे से निकला और पिनक में नदी के किनारे बैठे मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा। उसे उसकी नोकदार टोपी बहुत अच्छी लगी। वह मुल्ला नसीरुद्दीन के बहुत करीब पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी टोपी खींच ली और टोपी को हवा में उछालकर ही कर हंसने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पीछे घूमकर देखा तो उसकी बुद्धि ने कहा, बेटा नसीर, इस मुस्टंडे से भिड़ने की बजाय खीसे निपोरकर मामला रफा-दफा कर लो, इसी में तेरी भलाई है। और मुल्ला नसीरुद्दीन ने झेंपी सी हंसी हंसते हुए अपनी टोपी उठा ली। जब तक वहां वह मुस्टंडा खड़ा रहा तब तक मुल्ला नसीरुद्दीन हाथ में टोपी थामे रहा। उस अफीमची मुस्टंडे ने मुल्ला नसीरुद्दीन को दूसरे दिन भी उसी आम के पेड़ के नीचे उसी तरह नोकदार टोपी पहने बैठे देखा तो वह फिर शरारत पर उतारू हो गया। वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पीछे दबे पाव आया और उसकी टोपी खींचकर दूर उछाल दी। बीते कल की तरह खिसियानी हंसी हंसता मुल्ला अपनी टोपी उठा लाया और हाथ में टोपी थामकर फिर से आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब यह नियम सा हो चला था, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन उस हट्टे कट्टे मुस्टंडे को देखकर अपना मन मसोस कर रह जाता। वैसे वह उसे सबक सिखाने की तरकीबें सोचता रहता था,
मगर उसे कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। तभी सुल्तान की ओर से उसके गांव में एक पहलवान को हवलदार बनाकर भेजा गया। मुल्ला नसीरुद्दीन उस दिन जरा पहले ही नदी किनारे आ गया था। हवलदार गांव के चप्पे चप्पे को समझ लेने के इरादे से गश्त लगाते हुए नदी किनारे पहुंचा और मुल्ला नसीरुद्दीन को वहां नोकदार टोपी पहने बैठा देखकर उससे रुआब में पूछा, तुम कौन हो और यह अजीब सी टोपी क्यों लगाए बैठे हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक झलक में हवलदार की कदकाठी देखी और बोला, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ और यह जादुई टोपी लगाकर नदी किनारे परियों की जलक्रीड़ा देखने के लिए यहाँ बैठा हूँ। परियों की जलक्रीड़ा? हवलदार चौंका। हाँ, यह टोपी पहनकर इस आम के पेड़ के तने से सटकर निर्विघ्न बैठने से नदी में आने वाली परियां साफ दिखाई देती हैं। ओह, कितनी सुंदर होती हैं परियां, मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुग्ध स्वर में कहा। हवलदार ने पूछा, तुमने देखी हैं परियां? नहीं भाई, नहीं देख पाया। इस टोपी को पहनने के साथ यह शर्त भी है कि परी देखने की इच्छा रखने वाला टोपीधारी व्यक्ति किसी भी कारण से नदी का पानी छोड़ कुछ और न देखे। मैंने जब कभी भी प्रयास किया, किसी न किसी व्यवधान के कारण मेरी दृष्टि डगमगा गई और मैं इस सुख को पाने से वंचित हो गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अफसोस जताया। मैं इस गांव का हवलदार नियुक्त हुआ हूं सुल्तान की तरफ से। लाओ, टोपी मुझे दो। मैं आज परियों की जलक्रीड़ा देखूंगा। तुम फिर कभी देख लेना। टोपी तो तुम्हारे पास रहेगी ही, हवलदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा। मुल्ला यही तो चाहता था। उसने तुरंत अपनी टोपी उतारी और हवलदार को देते हुए कहा, हाँ हाँ हवलदार भाई, आप ही आज परियों की जलक्रीड़ा देख लो, मैं फिर कभी देखूंगा। हवलदार ने टोपी पहनी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे आम के पेड़ के तने से सटकर बैठने का तरीका सिखाया और उसे फिर से समझाया, ध्यान रहे, नजर नदी की प्रवाहित धारा पर ही टिकी रहे। किसी भी कारण से बाएं दाएं देखने की कतई जरूरत नहीं। हवलदार ने हामी भरी और नोकदार टोपी पहनकर बैठ गया आम के पेड़ के नीचे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी अपने को एक पेड़ की ओट में कर लिया। हवलदार परियों के आसमान से उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्टंडे के आने की प्रतीक्षा जल्द ही पूरी हुई। हर रोज की तरह मुस्टंडा आया। उसने नोकदार टोपी पकड़कर खींची और उसे दूर फेंककर ही करने लगा, लेकिन अभी हंसी के कारण उसकी बंद हुई आंखें खुल भी नहीं पाई थीं कि उसके चेहरे पर हवलदार का जोरदार घूंसा पड़ा। वह 2-3 कदम पीछे चलता हुआ संभला। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वह अभी संभला भी नहीं था कि हवलदार ने उसका गिरेबान थाम लिया और गरजा, तेरी हिम्मत कैसे हुई टोपी को हाथ लगाने की, और ताबड़तोड़ उस पर घूंसे बरसाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन घूंसे गिन रहा था, 31, 32, 33। रहने दो हवलदार साहब, 1 महीने से ज्यादा की सजा हो गई। लो, मैं ले आता हूँ टोपी, और मुल्ला नसीरुद्दीन टोपी उठाकर ले आया। वह वहीं खड़ा हो गया जहां मुस्टंडे की धुनाई में हवलदार लगा हुआ था। मुल्ला के दोबारा कहने पर हवलदार ने घूंसे बरसाना बंद कर दिया तो रोज की तरह खिसियानी हंसी हंसते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्टंडे से पूछा, बोलो, फिर उड़ाओगे टोपी? कहानी 4। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर शहर जा रहे थे। रास्ते में कुछ गांव वाले उन्हें देखकर मजाक करने लगे। उनमें से एक बोला, मुल्ला, तुम इतने बुद्धिमान हो फिर भी गधे पर क्यों सवार हो? इससे तो बेहतर है कि तुम चलो और गधे को आराम करने दो। मुल्ला ने उनकी बात सुनी और सोचा, शायद वे सही कह रहे हैं, इसलिए मुल्ला गधे से उतर गए और गधे को साथ लेकर पैदल चलने लगे। कुछ दूर चलने पर दूसरे गांव के लोग मिले जो यह देखकर हंस पड़े। एक ने कहा, कैसा बेवकूफ आदमी है, गधा है और फिर भी पैदल चल रहा है। क्या तुम गधे पर नहीं बैठ सकते?
मुल्ला ने फिर सोचा कि ये लोग सही कह रहे हैं। उन्होंने गधे पर गधा बैठा लिया और खुद पैदल चलने लगे। कुछ आगे जाने पर फिर लोग हंसने लगे और बोले, कैसा आदमी है, खुद पैदल चल रहा है और अपने गधे को आराम करवा रहा है। यह तो उल्टा काम कर रहा है। अब मुल्ला ने सोचा कि ये लोग भी सही कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने गधे के साथ साथ चलने का निर्णय लिया। मुल्ला और उनका गधा दोनों पैदल चलने लगे। कुछ समय बाद वे एक और गांव से गुजरे। वहां के लोग उन्हें देखकर बोले, अरे क्या बेवकूफी है, गधा और आदमी दोनों पैदल चल रहे हैं। यह तो गधे का सही उपयोग भी नहीं कर रहा। अब मुल्ला समझ गए कि चाहे वह कुछ भी करें, लोग कुछ न कुछ कहेंगे। उन्होंने गधे पर बैठने का निर्णय लिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए बिना किसी की परवाह किए। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया में आप चाहे कुछ भी कर लें, लोग हमेशा आपकी आलोचना करेंगे। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप वही करें जो आपको सही लगता है, न कि हर किसी की राय को सुनकर अपने रास्ते से भटक जाएं। कहानी 5। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में बहुत मशहूर हो गए थे। लोग उनकी बुद्धिमानी और मजेदार चुटकुलों के लिए उन्हें पहचानते थे। एक दिन जब वह बाजार में टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, चोर चोर। लोग हल्ला कर रहे थे। मुल्ला ने पूछा, क्या हुआ, कौन सा चोर आया है? लोगों ने बताया कि गांव के एक अमीर आदमी का बर्तन चोरी हो गया है। मुल्ला ने सोचा, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। वह तुरंत उस अमीर आदमी के पास गए और बोले, आपने बर्तन खो दिया है, मुझे इसकी खोज करने दें, मैं इसे वापस लाने का वादा करता हूं। अमीर आदमी ने कहा, ठीक है मुल्ला, अगर तुम इसे वापस ला सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मुल्ला ने तुरंत एक योजना बनाई। वह एक बड़े घेर में लोगों को इकट्ठा किया और बोला, सभी ध्यान दें, जो व्यक्ति इस चोरी में शामिल है वह तुरंत सामने आए। अगर वह सामने नहीं आता है तो मैं उसे एक चुटकुला सुनाऊंगा जिसे सुनकर उसे शर्म आएगी। सभी लोग उत्सुकता से उसके चुटकुले सुनने के लिए तैयार हो गए। मुल्ला ने एक मजेदार चुटकुला सुनाया जिससे सभी लोग हंस पड़े, लेकिन चोर ने अपनी पहचान छुपाए रखी। फिर मुल्ला ने कहा, देखो मैं जानता हूं कि तुम यहां हो। अगर तुम खुद को नहीं पहचानते तो मैं अगले चुटकुले में तुम्हारा नाम लूंगा, फिर कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। लोगों ने सोचा कि यह एक मजेदार बात है, लेकिन चोर को डर लगने लगा। वह जल्दी से बाहर आया और बोला, ठीक है, मैं हूं चोर, मुझे मत बताओ। मुल्ला ने चोर को समझाया, अगर तुमने यह बर्तन वापस कर दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन यदि तुमने इसे नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे नाम की घोषणा करूंगा। चोर ने बर्तन वापस किया और मुल्ला ने उसे माफ कर दिया। उस दिन से मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी के किस्से और भी प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने यह साबित कर दिया कि हंसी और चतुराई से बहुत सी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कभी कभी हास्य और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके कठिनाइयों को आसानी से हल किया जा सकता है। कहानी 6। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा कि उन्हें एक नया सूट बनवाना चाहिए। उन्होंने गांव के प्रसिद्ध दर्जी से संपर्क किया। दर्जी ने मुल्ला को कहा कि वह उन्हें एक अनोखा सूट बनाएगा जो सबको हैरान कर देगा। कुछ दिनों बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने दर्जी से सूट लेने के लिए आने का समय तय किया। जब वह सूट लेने गए तो दर्जी ने कहा, यह सूट बहुत खास है, इसे केवल समझदार लोग ही देख सकते हैं। मुल्ला ने सोचा, अगर मैं इसे नहीं देख पाता
तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। उन्होंने सूट को देखने का नाटक किया और बोले, वाह, यह तो बहुत सुंदर है। दर्जी ने सोचा कि मुल्ला बहुत समझदार है और सूट की प्रशंसा करने लगा। मुल्ला ने सूट पहन लिया और अपने गांव में घूमने निकल पड़े। गांव के लोग उनके नए सूट की चर्चा करने लगे। लेकिन जब वे नसीरुद्दीन के पास आए तो उन्होंने देखा कि सूट वास्तव में कुछ नहीं था। लोग सोचने लगे, क्या हम बेवकूफ हैं? क्या मुल्ला ने वास्तव में ऐसा अद्भुत सूट पहना हुआ है जिसे हम नहीं देख पा रहे? फिर एक छोटे बच्चे ने हिम्मत की और बोला, लेकिन मुल्ला, आपके पास तो सूट नहीं है। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे और आखिरकार सबने हंसते हुए कहा, हाँ, सच में यह तो सिर्फ एक मजाक है। मुल्ला नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, सच तो यह है कि यह सूट मेरे लिए बिल्कुल नया है, लेकिन यह मुझे सिखाने के लिए काफी है कि असली बुद्धिमानी वह है जो हमें हमारे आपसी संबंधों में दिखती है, न कि कपड़ों में। इस कहानी से सबक यह मिलता है कि हमें अपने आत्मसम्मान और बुद्धिमानी को समझने के लिए बाहरी दिखावे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी न केवल हंसाती है बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची समझ और बुद्धिमानी दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होती बल्कि खुद को समझने के लिए होती है। कहानी 7। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर अपने गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और कहा, मुल्ला साहब, आपके पास इतना अच्छा गधा है, लेकिन आप खुद उस पर नहीं बैठते। यह तो बड़ी अजीब बात है। मुल्ला ने उस व्यक्ति की बात सुनी और सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने अपने गधे पर बैठने का फैसला किया और यात्रा जारी रखी। कुछ दूर जाने पर एक और व्यक्ति ने मुल्ला को देखा और कहा, अरे मुल्ला, तुम कितने निर्दयी हो। तुम तो एक इंसान हो, तुम्हें पैदल चलना चाहिए और गधे को आराम करने देना चाहिए। मुल्ला फिर से सोच में पड़ गए और गधे से उतरकर पैदल चलने लगे। अब गधा खाली था और मुल्ला पैदल चल रहे थे। कुछ देर बाद एक और व्यक्ति मिला। उसने देखा और हंसते हुए बोला, मुल्ला, तुम भी अजीब हो। तुम्हारे पास गधा है, फिर भी तुम पैदल चल रहे हो। इस तरह तो तुम्हारा गधा भी बेकार हो गया है। अब मुल्ला और ज्यादा भ्रमित हो गए। उन्होंने सोचा, अब क्या करूं? उन्होंने तय किया कि इस बार गधे के साथ चलेंगे। वे गधे के साथ साथ चलने लगे, लेकिन कुछ दूर जाने पर फिर एक व्यक्ति मिला जिसने कहा, मुल्ला, तुम दोनों मूर्ख लग रहे हो। न तुम गधे पर बैठे हो, न गधा तुम्हें ले जा रहा है। इस गधे का क्या फायदा? अब मुल्ला को हंसी आ गई। उन्होंने समझ लिया कि लोग चाहे कुछ भी कहें, हर किसी को खुश करना असंभव है। उन्होंने अपने गधे पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी की और खुद से कहा, दूसरों की राय सुनना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को नहीं भूलना चाहिए। शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की राय सुननी चाहिए, लेकिन हर किसी की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलना चाहिए। जीवन में सही फैसला वही होता है जो हमारे विवेक और समझ के अनुसार हो। कहानी 8। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन के पास एक गधा था जिसे वह बहुत प्यार करते थे। मुल्ला का यह गधा उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था और वे उसे हर जगह ले जाते थे। एक दिन मुल्ला के कुछ दोस्तों ने उनसे कहा, मुल्ला, तुम्हारा गधा इतना आलसी हो गया है। वह काम नहीं करता और हमेशा सुस्त रहता है। मुल्ला ने सोचा कि शायद उनका गधा आलसी हो गया है और उसे एक अच्छा सबक सिखाने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने सोचा कि वह गधे को धीरे धीरे भूखा रखकर उसकी आदतें बदल देंगे। मुल्ला ने तय किया कि वे गधे को हर दिन थोड़ा थोड़ा खाना कम देंगे ताकि वह कम खाने की आदत डाल ले।
पहले दिन मुल्ला ने गधे को उसके रोज के खाने से थोड़ा कम दिया। गधा कुछ भूखा महसूस करने लगा, लेकिन उसने कुछ शिकायत नहीं की। अगले दिन मुल्ला ने खाना और कम कर दिया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और गधा दिन ब दिन कमजोर होता गया। कुछ समय बाद गधा इतना कमजोर हो गया कि वह एक दिन मर गया। मुल्ला बहुत दुखी हुए और बोले, अरे, मेरे प्यारे गधे के साथ क्या हुआ? मैंने उसे आदत डालने की कोशिश की ताकि वह कम खाकर जी सके, और जब वह आदत डालने ही वाला था, वह मर गया। यह सुनकर गांव के लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, मुल्ला, तुमने यह सोचा भी कैसे कि कोई बिना खाना खाए जीवित रह सकता है? यह तो असंभव है। मुल्ला ने गहरी सांस ली और हंसते हुए कहा, शायद मैंने गलत किया, लेकिन अब मैंने सीख लिया कि भूख और मेहनत के बीच सही संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। यह कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन के हास्य और सीखने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां हमेशा कुछ न कुछ सिखाने के साथ साथ जीवन की छोटी छोटी चीजों में गहरी समझ और बुद्धिमानी को उजागर करती हैं। कहानी 9। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में एक राजा ने घोषणा की कि उसके महल के पास एक नया बागीचा बनाया जाएगा और वह चाहता है कि इस बागीचे के बीचों बीच एक बेहद सुंदर और भव्य फव्वारा लगाया जाए। राजा ने पूरे राज्य से सबसे बेहतरीन कलाकारों और कारीगरों को बुलवाया और उन्हें फव्वारे का डिजाइन बनाने की चुनौती दी। जो भी सबसे अनोखा और अद्भुत डिजाइन बनाएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सभी कारीगर और कलाकार अपनी अपनी योजनाओं के साथ आए। कोई सोने से बना फव्वारा बनाने का सुझाव दे रहा था, तो कोई कीमती रत्नों से जड़ा हुआ। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिना किसी डिजाइन के खुद को भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रस्तुत कर दिया। राजा ने हैरानी से पूछा, मुल्ला, तुम्हारे पास कोई डिजाइन नहीं है, फिर तुम कैसे भाग ले रहे हो? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरे पास सबसे अनोखा डिजाइन है जो न केवल आपको बल्कि पूरे राज्य को सच्चाई का आईना दिखाएगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, वह कैसे? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, मैं आपको एक ऐसा फव्वारा बनाकर दूंगा जो दिखने में बहुत साधारण होगा, लेकिन इसमें जब कोई व्यक्ति खुद को देखेगा तो उसे उसकी सच्ची तस्वीर नजर आएगी, यानी वह जैसा वास्तव में है वैसा ही दिखेगा। राजा को यह विचार दिलचस्प लगा और उसने मुल्ला को मौका दिया। मुल्ला ने एक साधारण पत्थर से बना फव्वारा तैयार किया और उसे महल के बागीचे में स्थापित कर दिया। अब लोग बारी बारी से वहां जाकर खुद को देखने लगे। लेकिन जब लोग उसमें अपना प्रतिबिंब देखते तो उन्हें अपनी सच्ची छवि नजर आती, कोई लालची, कोई झूठा, कोई अहंकारी। हर कोई अपने असली व्यक्तित्व को देखकर डर जाता और शर्मिंदा हो जाता। धीरे धीरे यह बात फैल गई कि फव्वारा कोई जादुई आईना है जो सच्चाई दिखाता है। लोगों ने राजा से शिकायत करनी शुरू कर दी कि यह फव्वारा हटाया जाए, क्योंकि यह उन्हें उनकी वास्तविकता का सामना करवा रहा था। राजा ने भी एक दिन फव्वारे के सामने जाकर खुद को देखा। उसे भी अपनी कमजोरियां और गलतियां नजर आईं। वह चौंक गया और गुस्से में आकर मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया। राजा ने कहा, मुल्ला, तुमने यह क्या कर दिया? यह फव्वारा सबकी सच्चाई उजागर कर रहा है, यहाँ तक कि मेरी भी। इसे तुरंत हटाओ। मुल्ला ने बड़ी शांति से कहा, महाराज, यह फव्वारा तो केवल वही दिखाता है जो हम होते हैं। इसे हटाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। राजा को मुल्ला की बात समझ आ गई। उसने महसूस किया कि सच्चाई को छुपाने से अच्छा है कि उसे स्वीकार किया जाए। उसने फव्वारा हटवाने का विचार त्याग दिया और घोषणा की कि हर कोई इस फव्वारे के पास जाकर खुद को देखे और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करे। नसीहत: इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम अपनी असलियत से भाग नहीं सकते।
खुद को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करना होगा। कहानी 10। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण खेती-बाड़ी पूरी तरह नष्ट हो गई थी और गांव के लोग भूखे प्यासे हो रहे थे। लोग परेशान थे और आसमान की ओर देखकर बारिश की दुआ कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने गांव वालों से कहा, चलो हम सब मिलकर बादशाह के पास चलते हैं। वह ताकतवर है और बड़े बड़े काम कर सकता है। शायद वह हमारी मदद कर सके। गांव के लोग सहमत हो गए और सब लोग मुल्ला के साथ बादशाह के महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचने पर मुल्ला ने राजा से कहा, हमारे गांव में सूखा पड़ा है और हमें मदद चाहिए। बादशाह ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन पहले यह बताओ तुम लोग बारिश क्यों नहीं करवा सकते? तुम्हारे पास क्या कुछ नहीं है? अगर तुम्हारे इरादे पक्के हों तो बारिश भी हो सकती है। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने चुप्पी तोड़ते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, आपने सही कहा। इरादे की ताकत से हम कुछ भी कर सकते हैं। पर हमें थोड़ा समय दीजिए, हम गांव लौटकर अपने इरादे मजबूत करेंगे। बादशाह ने हंसते हुए उन्हें वापस भेज दिया, यह सोचते हुए कि शायद ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। गांव लौटकर मुल्ला ने गांव वालों से कहा, अब हमें बारिश लाने का उपाय खोजना होगा। हम सब मिलकर एक ऐसा आयोजन करेंगे जिसमें हम हंसेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और खुशी मनाएंगे। जब हमारा दिल खुश होगा और हमारी ऊर्जा सकारात्मक होगी तो बादल खुद ब खुद बरसने लगेंगे। लोगों को मुल्ला की बात कुछ अजीब लगी, लेकिन वे जानते थे कि मुल्ला नसीरुद्दीन के विचारों में हमेशा कोई गहरी बात छिपी होती है। उन्होंने मुल्ला की बात मान ली और अगले दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाने का फैसला किया। उत्सव के दिन गांव के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मैदान में इकट्ठे हुए। हर कोई हंस रहा था, गा रहा था और नाच रहा था। मुल्ला भी उनके साथ शामिल हो गए और मजेदार कहानियां सुनाने लगे। चारों ओर खुशियों का माहौल था। तभी आसमान में हल्की हल्की घटाएं दिखने लगीं। लोग आश्चर्यचकित हो गए। धीरे धीरे बादल और घने होते गए और अचानक बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, देखा, जब दिल से हंसते हो और दुनिया को सकारात्मक ऊर्जा देते हो तो प्रकृति भी तुम्हारे साथ हो जाती है। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने गांव वालों को यह सिखाया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम अपने दिल और दिमाग में खुशी और सकारात्मकता बनाए रखें तो हर समस्या का हल मिल जाता है। कहानी 11। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन का गांव किसी बड़े झगड़े में फंस गया। दो व्यक्ति अली और उमर आपस में झगड़ रहे थे और मामला इतना बढ़ गया कि गांव के सभी लोग उसमें उलझ गए। अली ने दावा किया कि उमर ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जबकि उमर कह रहा था कि वह जमीन उसकी है और अली झूठ बोल रहा है। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। गांव वालों ने सोचा कि मुल्ला नसीरुद्दीन ही इस मसले को सुलझा सकते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के किस्से सभी जानते थे। वे दोनों को लेकर मुल्ला के पास पहुंचे। मुल्ला ने दोनों को सुनकर कहा, ठीक है, पहले अली अपनी बात कहेगा, फिर उमर अपनी, लेकिन फैसला जमीन ही करेगी। सभी लोग चौंक गए कि जमीन कैसे फैसला करेगी, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने सभी को शांत रहने का इशारा किया। अली ने अपनी कहानी बताई कि वह कैसे वर्षों से उस जमीन का मालिक है और उमर ने उससे वह जमीन छीन ली। मुल्ला ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही हो। अब उमर ने अपनी कहानी सुनाई और कहा कि वह जमीन उसके पुरखों की है,
और अली झूठ बोल रहा है। मुल्ला ने फिर सिर हिलाया और कहा, तुम भी सही हो। यह सुनकर गांव के लोग हैरान हो गए। वे बोले, मुल्ला, यह कैसे हो सकता है कि दोनों सही हों? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अब हम जमीन से पूछेंगे कि उसका असली मालिक कौन है। वे सब जमीन के पास पहुंचे। मुल्ला ने झुककर जमीन की थोड़ी मिट्टी उठाई और कहा, जमीन, तुम्हारा असली मालिक कौन है? कुछ देर के लिए मुल्ला चुप रहे और फिर बोले, जमीन कह रही है कि इस विवाद का असली मालिक वह नहीं बल्कि मौत है। असल में इस जमीन का असली मालिक कोई नहीं है, क्योंकि हम सभी एक दिन इसे छोड़कर चले जाएंगे और यह जमीन फिर से किसी और की हो जाएगी। मुल्ला की इस बात से सभी गांव वाले चकित रह गए। अली और उमर भी इस गहरे सत्य को समझ गए। उन्होंने झगड़ा खत्म किया और फैसला किया कि वे जमीन का उपयोग साथ मिलकर करेंगे और आपसी विवाद को भूल जाएंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से एक और विवाद को हल कर दिया और गांव वालों को जीवन की सच्चाई समझाई। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि हमारा मालिकाना हक भी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में चीजों के प्रति हमारी आसक्ति और अहंकार ही विवादों का कारण बनता है। कहानी 12। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को राजा ने अपने महल में बुलाया। राजा मुल्ला की बुद्धिमानी और हास्य प्रवृत्ति के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था, इसलिए उसने मुल्ला से मिलने की इच्छा व्यक्त की। जब मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचे तो राजा ने उनसे कहा, मुल्ला, मैंने कल रात एक सपना देखा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसका क्या मतलब है? मुल्ला ने बिना किसी संकोच के जवाब दिया, बेशक महाराज। बताइए, आपने क्या सपना देखा? राजा ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सारे दांत एक एक करके गिर रहे हैं। मुझे यह सपना बहुत भयानक और अशुभ लगा। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या है। मुल्ला कुछ देर चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, महाराज, यह सपना बहुत अशुभ है। इसका अर्थ है कि आपके सारे रिश्तेदार, दोस्त और परिवारजन एक एक करके आपसे पहले मर जाएंगे। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गया और आदेश दिया कि मुल्ला को तुरंत महल से निकाल दिया जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिना किसी विरोध के महल छोड़ दिया, लेकिन राजा के चेहरे पर चिंता और निराशा के भाव स्पष्ट थे। राजा ने फिर से अपने दरबारियों से कहा, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस सपने का अच्छा अर्थ बता सके। मुल्ला तो बहुत नकारात्मक बात कहकर चला गया। अगले दिन राजा ने एक और विद्वान को बुलाया और उसे वही सपना बताया। उस विद्वान ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, यह सपना बहुत शुभ है। इसका अर्थ है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से अधिक समय तक जीवित रहेंगे। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने विद्वान को ढेर सारा इनाम दिया। लेकिन दरबारियों में से एक ने यह देखकर पूछा, महाराज, इस विद्वान ने और मुल्ला नसीरुद्दीन ने तो एक ही बात कही, फिर आपने मुल्ला को क्यों दंड दिया और इस व्यक्ति को पुरस्कृत? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बात कहने का ढंग बहुत मायने रखता है। मुल्ला ने सच तो कहा था, लेकिन उसका तरीका मुझे परेशान कर गया। इस विद्वान ने वही बात कही, लेकिन एक सकारात्मक ढंग से। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य को प्रस्तुत करने का ढंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहानी 13। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में घूम रहे थे। तभी एक अजनबी ने उन्हें रोक लिया और चुनौती भरे स्वर में कहा, मुल्ला, सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम सही जवाब दे सके तो मैं तुम्हें मान लूंगा, वरना सबको बताऊंगा कि तुम सिर्फ नाम के बुद्धिमान हो। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पूछो। अजनबी ने पूछा, बताओ, आसमान में कितने तारे हैं? मुल्ला ने बिना समय गवाए कहा,
तुम्हारा सवाल तो बहुत आसान है। मुझे इसका बिल्कुल सही जवाब पता है। अजनबी चौंक गया और बोला, अच्छा, तो बताओ कितने तारे हैं? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, आसमान में कुल तारे उतने ही हैं जितने मेरे गधे के शरीर के बाल। अजनबी ने हैरानी से कहा, ये कैसे साबित कर सकते हो? मुल्ला ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो गिन सकते हो। पहले मेरे गधे के सारे बाल गिन लो, फिर आसमान के तारे गिन लेना। दोनों बराबर होंगे। अजनबी हक्का बक्का रह गया और मुल्ला की इस हाजिर जवाबी पर चुप हो गया। गांव के लोग भी हंस पड़े और मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर प्रश्न का उत्तर सीधे तरीके से नहीं दिया जा सकता। कभी कभी बुद्धिमानी से काम लेकर कठिन सवालों का मजेदार जवाब देना भी एक गुण होता है। कहानी 14। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में अपने अद्भुत ज्ञान और हास्य के लिए मशहूर थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन साथ ही उनकी बातें सुनकर हंसते भी थे। एक दिन गांव के कुछ लोग मिलकर एक बड़ी दावत का आयोजन करने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने सोचा कि दावत में मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाना बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने उसे आमंत्रित किया और कहा, मुल्ला, तुम हमारे मेहमान हो और तुम ही इस दावत का मुख्य आकर्षण हो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। लोगों ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? मुल्ला ने कहा, आप सभी को यह बताना होगा कि मैं खुदा का झूठा मुंह हूं। लोगों ने हैरान होकर पूछा, यह क्यों? हम ऐसा क्यों कहेंगे? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, क्योंकि जब मैं अपनी बातें बताता हूं तो लोगों को हमेशा लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन जब मैं सच बोलता हूं तो लोग इसे झूठ मान लेते हैं। गांव वाले हंस पड़े और सहमति में सिर हिलाया। दावत के दिन सभी लोग इकट्ठा हुए और मुल्ला नसीरुद्दीन ने वहां अपनी खास बातों से सबका मन बहलाया। वह मजाक और ज्ञान का एक ऐसा मिश्रण प्रस्तुत कर रहे थे जिससे सभी लोग हंसते और सोचते रहे। दावत खत्म होने के बाद गांव के लोग मुल्ला से बोले, मुल्ला, तुम सच में खुदा का झूठा मुंह हो। तुम्हारी बातों में हमेशा एक गहरी सोच होती है। इस पर मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मेरी कला है। कभी कभी हंसी में छिपा ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हास्य और ज्ञान का संयोजन जीवन को रोचक और शिक्षाप्रद बनाता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई और विनोद ने न केवल उन्हें गांव में सम्मान दिलाया, बल्कि लोगों के दिलों में भी एक खास जगह बना दी।